नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मित्रों, आज हम यूपीएससी एवं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी एवं उसकी सफलता प्राप्त करने की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। प्रत्येक पक्ष का, प्रत्येक विषय के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। तो आज के विचार विमर्श का मुख्य उद्देश्य है, पहला, प्रारंभिक परीक्षा के साइकोलॉजी को समझना, द्वितीय, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और तृतीय, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर मुख्य परीक्षा की पात्रता प्राप्त करना। मित्रों, इन्हीं तीन विषयों को केंद्र में रख करके आज की वार्ता होगी। मित्रों, प्रतियोगिता परीक्षा की मांग एवं विषय वस्तु की प्रामाणिक समझ जिस बिंदु पर टकराती है, उसी बिंदु पर सफलता नामक घटना घटती है। इसी सूत्र को हम खोलने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं सूत्र को फिर से बोलता हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा की मांग एवं विषय वस्तु की प्रामाणिक समझ जिस बिंदु पर टकराती है, उसी बिंदु पर सफलता नामक घटना घटती है। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को केंद्र में रख करके उनके पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में अंतर होते हैं और उनकी परीक्षा भी अलग अलग ढंग से आयोजित किए जाते हैं। दूसरी बात कि विषय वस्तु की प्रामाणिक समझ। विषय वस्तु की प्रामाणिक समझ का अर्थ होता है निर्धारित पाठ्यक्रम के बेसिक्स को समझते हैं हम या न समझते हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम के बेसिक्स अर्थात आधारभूत तत्वों को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर हम बेसिक्स को स्पष्ट करने की कोशिश करें तो इसमें दो की पॉइंट है। पहला, आधारभूत तथ्य फैक्ट्स एवं आधारभूत अवधारणात्मक विषय या पहलू। तो आधारभूत बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फैक्ट्स को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब प्रश्न उठता है कि आधारभूत तथ्य और कॉन्सेप्ट क्या है। तो छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी में जिन विषयों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, समझने और समझाने की कोशिश की गई है, उसे आप आधारभूत तथ्य के रूप में, उसे आप आधारभूत कंसेप्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या उसे आप आधारभूत कंसेप्ट मान सकते हैं। और जिन तथ्यों के आधार पर या जिन तथ्यों के बल पर उन कंसेप्ट को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, उस तथ्य को आप आधारभूत तथ्य मान सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को लें तो उसमें जो राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती या विवेकानंद या महात्मा फूले या इस तरह के और बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में जो कुछ बातें हैं वो तथ्य के रूप में आएंगे। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उन्होंने किन संस्थाओं की स्थापना की, किन पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किया, कहाँ से प्रकाशित किया, आदि आदि। और अगर अवधारणात्मक पहलू को लें तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन क्यों हुए, उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या थी, यूरोप के पुनर्जागरण से मूलभूत अंतर क्या था, 14वीं 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के भक्ति सूफी आंदोलन से इसको किस प्रकार से हम अलग करके देख सकते हैं, मुक्ति संग्राम के विकास में इसकी क्या भूमिका रही, आदि आदि। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेसिक फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है और कहाँ से इसे हम ग्रहण कर सकते हैं। अब मित्रों, हम यूपीएससी एवं बीपीएससी के परीक्षा के प्रारूप पर विचार विमर्श करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा और द्वितीय मुख्य परीक्षा अर्थात प्रधान परीक्षा। प्रधान परीक्षा के 2 भाग होते हैं, पहला लिखित और दूसरा साक्षात्कार।
इस प्रकार से सिविल सेवा परीक्षा 3 क्रमिक चरणों में आयोजित किए जाते हैं। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार। और अब इस तरह से हम प्रारंभिक परीक्षा के अगर मुख्य विषय के या मुख्य बातों को अगर रखने की कोशिश करें तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है या दूसरी मुख्य बातें हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होते हैं। प्रथम सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र या जीएस फर्स्ट पेपर और दूसरा जीएस द्वितीय पेपर, जिसे सीसेट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीएस प्रथम पत्र और जीएस द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं और इस प्रकार से इसका पूर्णांक 200 हुआ। इन 100 प्रश्नों को बनाने के लिए हमें 120 मिनट समय दिए जाते हैं, अर्थात 2 घंटा समय हमें दिए जाते हैं। इसी प्रथम पत्र के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं। द्वितीय पत्र को देखें तो इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक के होते हैं और इसका पूर्णांक भी 200 होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस प्रश्न को अगर देखें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रथम पत्र की बात अगर हम करें तो इसमें 2-3 बातें देखी जा सकती है और समझी जा सकती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग द्वितीय पत्र की बात क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पहले हम क्वालिफाइंग नेचर को देख लेते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का अर्थ हुआ, इसके 2 अर्थ हैं। प्रथम कि 33% अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र 33% से कम अंक लाएंगे उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरी बात इसकी यह है कि जो भी 33% से अधिक अंक लाएंगे, अर्थात 33% या 97%, उनको मेरिट लिस्ट में कोई ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। तो 97% अंक लाने वाले बच्चे भी और जो 34% लाएंगे वो दोनों समान होंगे, लेकिन 32% अंक लाने वाले बच्चे असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो क्वालिफाइंग नेचर का अर्थ है कि हमें 33% केवल अंक ले आना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो सेकंड पेपर से हमें मोटे तौर पर समझिए कि हम उससे बाहर हो गए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं रही। दूसरी बात कि इस पूरे पेपर के दोनों पत्र की विशेषता है कि नेगेटिव मार्किंग किए जाते हैं। 33% अंक एक प्रश्न के गलत करने पर 33% अंक काट लिए जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, इससे इसको स्पष्ट कर देंगे कि जैसे मान लें कि कोई बच्चा कोई छात्र 90 प्रश्न बनाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न उनका गलत हो जाता है। तो 90 में से पहले 15 घटाएंगे, 75 उनका सही हुआ, 75 प्रश्न सही हुआ और 75 गुना प्रत्येक प्रश्न चूंकि 2 अंक का है तो 75 गुना 150 अंक उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि 15 प्रश्नों उन्होंने गलत किया है तो 15 गुने 2 30 और 30 का 1/3 33% नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3, तो ये आपको 10 हो जाएंगे। तो 150 में से 10 घटेगा और इस प्रकार से उन्हें 140 अंक प्राप्त होंगे। अब हम लोग यूपीएससी के पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रथम पत्र में 7 पेपर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट और करंट। इसी के आधार पर हमारा मेरिट लिस्ट बनता है। द्वितीय पत्र है, इसमें 6 पेपर होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और मैथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसके 6 विषय यहाँ हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी के हम सिलेबस के बारे में देख लिए हैं और अब हम लोग विचार करते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इससे संबंधित 5 मुख्य बातें पहले देखने और समझने की आवश्यकता है। पहला कि यह पत्र भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। दूसरा, इसमें एक ही पेपर होते हैं जबकि यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं और उसका नाम है सामान्य अध्ययन। यहाँ 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसका पूर्णांक 150 होता है। अगला 120 मिनट समय हमें दिए जाते हैं और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बीपीएससी के पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, बिहार और मैथमेटिक्स,
तो इस तरह से आप जीएस प्रथम पत्र के जो यूपीएससी में देखे हैं 7 विषय, वो सातों विषय कमोबेश 6 तो वैसे ही हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट को हटा देंगे जो साइंस में है चला गया है, तो सातों विषय वैसे ही हैं और 2 और जुड़ गए, एक बिहार और दूसरा मैथ, जो मैथ यहाँ से हम ले लेंगे। तो इस तरह से 8 विषय हमें पढ़ना है। इनको अगर मार्क्स के दृष्टिकोण से देखें, इतिहास से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 15, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, विज्ञान से 20 से 25 क्वेश्चन, करंट से 20 से 25 क्वेश्चन, बिहार से 15 से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बीपीएससी में ये लगभग 150 प्रश्न आपको हो जाएंगे। अगर इधर से जोड़ेंगे तो 145 और इधर से जोड़ेंगे तो 155, आप इसे 150 मान सकते हैं। तो इसी तरह से ये 150 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब हम लोग सफलता प्राप्ति के लिए कुछ रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति के लिए हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 3 पक्ष इसके महत्वपूर्ण हैं। पहला, हमारे पास समय का अभाव है, दूसरा ऊर्जा का अभाव है और तीसरा गलाकट प्रतियोगिता परीक्षा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। पहली बात कि समय का अभाव है। समय के अभाव को आप इस तरह से देखें, ऐसी बात नहीं है कि पहले एक दिन में 26 घंटा या 48 घंटा होते थे और अब केवल 24 घंटा होते हैं, और एक वर्ष में पहले 500 दिन होते थे और अब केवल 365 दिन होते हैं। अभी भी 365 दिन ही वर्ष में होते हैं और दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो समय का अभाव का अर्थ क्या हुआ कि हम लोग समय के निवेश के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग समय के निवेश के संकट के युग में जी रहे हैं। वस्तुतः 21वीं शताब्दी को अगर आप देखें तो प्रथम द्वितीय दोनों दशक, आप हम लोग तृतीय दशक में प्रवेश कर चुके हैं, जो 21वीं शताब्दी के शैशव काल निकल चुका है और हम किशोरावस्था के युग में पहुंच गए हैं। तो इस किशोरावस्था के युग में समय के निवेश का संकट एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इस चरण में आप देखेंगे कि लोग समय खर्च तो करते हैं लेकिन निवेश नहीं कर पाते हैं, और इकोनॉमी में आप लोग निवेश तथा खर्च में अंतर समझ रहे होंगे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कि निवेश का अर्थ होता है जिसका उपयोग हम भविष्य के संवर्धन में, भविष्य के विकास में कर सकें, उसे निवेश कहते हैं, और जिसका वर्तमान में उपयोग कर सके, आनंद ले सकें, उससे आप खर्च कर सकते हैं। तो हम लोग समय के निवेश के संकट के युग में जी रहे हैं, इसलिए समय का अभाव हो गया है। आप अगर पिछले 24 से 48 घंटे के समय को देखें और ये सोचें कि आज जो 48 घंटे का मूल्यांकन हम अगले 5 वर्ष के लिए सोच रहे करें कि उसका उपयोग वहाँ हो पाएगा या नहीं, तो आपको हो सकता है लगे कि बस 4-5 घंटा ही ऐसे गुजरे हैं 48 घंटा में, जिसका उपयोग अगले 5 वर्ष में हम कर सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा का अभाव। वस्तुतः किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला समय और दूसरा ऊर्जा की। तो यद्यपि हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं है, पिछले वीडियो में लगभग 12वें मिनट से लेकर के 18वें मिनट तक ऊर्जा के संदर्भ में विस्तार से बातचीत हुई थी। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग उस वीडियो को एक बार देखें। तो यद्यपि हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं है, किंतु हमारी ऊर्जा सुप्तावस्था में है, उसे जागृत अवस्था में करने की आवश्यकता है, और अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा को जागृत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि ऊर्जा का अभाव है या ऊर्जा की कमी है। और तीसरी बात, गलाकट प्रतियोगिता, ये तो आप महसूस कर ही रहे होंगे, क्योंकि 1000 पद हैं और फॉर्म भरने वाले लोग 5 लाख होते हैं। आप गौर करें, आपके देश में लगभग 10,000 यूनिवर्सिटी है और प्रत्येक यूनिवर्सिटी में लगभग 20 फैकल्टी की पढ़ाई होती है, और 20 के टॉपर को देखें तो 10,000 गुने 20 करेंगे तो लाखों में जाएंगे, और पद जो हमारे यहाँ हैं वो लगभग 1000 में है। तो इस तरह से आप गौर करके देखें तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक रणनीति होनी ही चाहिए। अब प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी रणनीति के मुख्य पक्ष
या मुख्य मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहली बात, प्रारंभिक परीक्षा की साइकोलॉजी को हम समझें। मैंने प्रारंभिक चरण में ही बता दिया था कि आज की चर्चा का मुख्य ध्येय प्रारंभिक परीक्षा की साइकोलॉजी को पकड़ना है। तो उसकी साइकोलॉजी को अगर पकड़ें तो प्रारंभिक परीक्षा की मुख्य विशेषता है हमारी स्मरण शक्ति की जांच होती है। यहाँ किसकी जांच होती है? हमारी स्मरण शक्ति की। इसी तरह से लिखित परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है उसमें हमारी स्मरण शक्ति की जांच होती है, लेकिन मुख्य फोकस वहाँ नहीं होता है। मुख्य फोकस होता है हमारे समग्र बौद्धिक गुणों का अवलोकन किया जाता है। हमारी कल्पना शक्ति, हमारी रचनात्मकता, हमारी रचनाशीलता, हमारी प्रस्तुतिकरण, इस सब की वहाँ पर जांच की जाती है। जटिल सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर हम संतुलित विचार बना पाते हैं या नहीं, हमारे दृष्टिकोण संतुलित होते हैं या नहीं, इसकी जांच वहाँ की जाती है। इसी तरह से साक्षात्कार की बात करें तो उसकी साइकोलॉजी को आप पकड़ें तो वहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की मूलभूत अभिरुचि को, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं, मूलभूत हमारी जो प्रकृति है, हमारे व्यक्तित्व की अखंडता, संपूर्णता की जांच होती है। तो इन तीनों चरणों में तीन अलग अलग चीजों का आप पहचान करने की कोशिश की जाती है या मूल्यांकित करने की कोशिश की जाती है या मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा की जो मूलभूत विशेषता है हमारी स्मरण शक्ति को जांचना। अब स्मरण शक्ति की जांच, इसलिए हमें कुछ बेसिक तथ्य को याद ही कर लेना चाहिए, दिमाग में रखा जाना चाहिए कि कुछ बेसिक तथ्य जो फैक्ट्स हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहे। और एक बात को ध्यान रखें कि याद करना और समझना दोनों अलग अलग चीज नहीं है, वस्तुतः ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें अंतर विरोध कहीं नहीं है। तो इस तरह से हमें इन चीजों को देखना और समझना चाहिए। अगली बात हम देखते हैं कि दूसरी बात, हमारी रणनीति का दूसरा भाग होना चाहिए पाठ्यक्रम के सभी खंडों पर व्यवस्थित रूप से हम कार्य करें। पाठ्यक्रम के सभी खंडों पर, ये जो आपके 8 खंड हैं, इन 8 खंड पर आप व्यवस्थित रूप से कार्य करें, यानी कि किसी खंड को न छोड़ें, सभी महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसके लिए आप 6वीं से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहीं से आपको बेसिक फैक्ट्स और बेसिक कंसेप्ट प्राप्त होंगे और यही आपको प्रामाणिक समझ विषय वस्तु पर बनाने में अपना योगदान देगा। तीसरी बात, आपके पास अपना एक नोट्स होना चाहिए, आपके पास अपना एक बेसिक नोट्स होना चाहिए, जिसकी दो मूलभूत विशेषता, 2 विशेषताएं होनी चाहिए। पहले कि आपको अपने नोट्स पर विश्वास हो और दूसरे आपको अपने नोट्स पर कमांड हो। जब तक आपको अपने नोट्स पर विश्वास नहीं होंगे तब तक आपको अपने नोट्स पर कमांड भी नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव ही है। अगली बात, चौथी बात, 10 पुस्तकों या मटेरियल को एक बार पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक पुस्तक या मटेरियल को 10 बार पढ़ें। इससे आपकी तैयारी व्यवस्थित और सुदृढ़ होगी। अगली बात, पढ़ने एवं तैयारी करने में अंतर होता है और इस अंतर को हम समझें, इसको बिल्कुल स्पष्ट रखें कि पढ़ना एक बात है और तैयारी करना दूसरी बात है। अगर हम तैयारी को देखें तो इसके कई भाग होते हैं। जैसे प्रथम, पढ़ना विषय वस्तु को, उसी तैयारी का दूसरा भाग है पढ़े हुए विषय को समझना, तीसरा है उनसे संभावित प्रश्नों को निकालना और उन प्रश्नों का उत्तर देना, निर्धारित समय में तथ्यों को रिकॉल करना और विवादित मुद्दों पर एक संतुलित विचार या दृष्टिकोण प्रस्तुत करना या बनाना। तो तैयारी करने के ये 5-6 प्रमुख लक्षण हैं, प्रमुख विशेषता हैं। इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में लेकर के चलें। केवल पढ़ने से
थोड़ी सी समस्या हो सकती है रिजल्ट में। अगली बात, जो छठी बात है रणनीति, हमारी रणनीति के छठा पक्ष है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, कि विद्या कंठ में शोभा देती है। विद्या कहाँ शोभा देती है? ये सूत्र वाक्य जैसे मैंने प्रारंभ में भी रखा था कि प्रतियोगिता परीक्षा की मांग और विषय वस्तु की प्रमाणिक समझ जिस बिंदु पर टकराती है वहीं सफलता नामक घटना घटती है। उसी तरह से एक सूत्र वाक्य आप दिमाग में फिर रखने, दूसरा कि विद्या कंठ में शोभा देती है। विद्या किताब में उतनी शोभा नहीं देती है, मैगजीन में या कॉपी में या हमारे शरीर में या मन में या हृदय में विद्या उतनी सुशोभित नहीं होती है जितना कंठ में होती है। विद्या कहाँ होनी चाहिए? तो जिह्वा के अग्रभाग में होनी चाहिए। ये किताब की जो विद्या है वह स्थूल विद्या है, उसका सबसे कम प्रयोग हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में कर पाते हैं, उससे ज्यादा प्रयोग हम अपनी कॉपी की विद्या का कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी कई बातें रह जाती है। तो इस तरह से विद्या, किताब की विद्या, कॉपी की विद्या, मैगजीन की विद्या, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शरीर और मन और हृदय की विद्या भी एग्जामिनेशन हॉल में कम ही काम आते हैं, वही विद्या काम आते हैं जो हमारे कंठ में होती है। तो विद्या कंठ में शोभा देती है। अगली बात जो साथ में जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री की तैयारी ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 40 प्रश्न आते हैं, यहाँ से लगभग 40 प्रश्न आते हैं, जो कुल प्रश्न का 26 से 27% बनते हैं। और अगर कटअप की बात करें तो कटअप 100 के लगभग में होते हैं, जिसका लगभग यह 40% होता है। इसलिए इतिहास पर पकड़ बनाना आवश्यक है। इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस सरल और सहज किस्म के प्रश्न होते हैं, जहां हम 85 से 95% तक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इसकी तीसरी विशेषता यह होती है कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति स्पष्ट है। जैसे प्राचीन भारत से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से लगभग 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार के इतिहास से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप प्रश्न को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र और शस्त्र के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अनुभव बताता है कि इतिहास को ठीक से पढ़ लेने के बाद रिजल्ट सहज हो जाता है, सरलता से प्राप्त हो जाती है, और इतिहास को छोड़कर चलना घातक सिद्ध हो सकता है। अगली बात, शेष विषयों के तैयारी के संदर्भ में जो 8वां हमारी विशिष्टता होगी रणनीति की, या होनी चाहिए कि शेष विषय की तैयारियों के संदर्भ में हम बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके रणनीति बनाएं। हम 2 भाग में बच्चों को बांट सकते हैं, अभ्यर्थियों को, आर्ट बैकग्राउंड के विद्यार्थी या परीक्षार्थी और साइंस एवं कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। जो आर्ट वाले हैं उनकी एक अपनी गढ़ होनी चाहिए, उनका एक गढ़ होना चाहिए। गढ़ का अर्थ आप यह समझिए कि वहाँ से 85 से 90% प्रश्न हम सॉल्व करने की स्थिति में रहें और उस पर हमारी तैयारी उस स्तर की हो। तो आर्ट फैकल्टी वाले जो छात्र हैं उनके गढ़ का पहला विषय इतिहास तो होंगे ही होंगे, उसके साथ वो पॉलिटी, बिहार और ज्योग्राफी को रखें, जिसमें इतिहास से 40 प्रश्न, जो पॉलिटी से 10 प्रश्न, बिहार से 20 प्रश्न और ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, सब मिलाकर के लगभग 80 से 85 प्रश्न बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके केंद्रीय विषय जो होंगे, गढ़ के विषय जो होंगे, हिस्ट्री तो होंगे ही होंगे, क्योंकि पहले ही मैंने रखा है इतिहास को छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री, उसके बाद साइंस और उसके बाद मैथ, अर्थात 40 प्रश्न इतिहास से, विज्ञान से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से लगभग 75 से 80 प्रश्न यहाँ हो जाते हैं।
और कुल मिलाकर के यहाँ अगर 85 से 90% परफॉर्मेंस किया जाए तो 70% के लगभग में आ जाएंगे, और इधर से भी अगर किया जाए तो 70% तक आ जाएंगे, और ये हम कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। तो इस तरह से सफलता के लिए हमें इन बातों को देखने और समझने की आवश्यकता है। शेष विषय के संदर्भ में हम इन बातों को ध्यान रखें कि हमें उनकी भी व्यवस्थित रूप से तैयारी करना है। जो शेष विषय बच जाते हैं दोनों के लिए, उस पर उनका ध्यान यह रहना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस का अर्थ है एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस 65 से 75% तक रहे। वो लक्ष्य बनाएं कि शेष विषय में हमारा परफॉर्मेंस 65 से 75% तक हो, और अगर यह लक्ष्य रखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बीपीएससी के जो रिजल्ट हैं लगभग 70% परफॉर्मेंस पर आते हैं। 97, 96, लगभग 100 के लगभग में कटअप जाता है, तो 68-70% पर रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि कुछ पुस्तक और मटेरियल आपकी टेबल पर हमेशा रहना चाहिए, और उसमें एटलस आपके टेबल पर हमेशा रहना चाहिए। एक वीडियो मैं एटलस पर ही बनाऊंगा, जिसमें एटलस का उपयोग हम अपने पक्ष में कैसे करें उस पर रखा जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन आप एटलस देखने की आदत बना लें। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसमें 5 से 6 प्रश्न एटलस से नहीं पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में जो 10-15 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सीधे 5 प्रश्न तो एटलस से रहेंगे, और करंट के जो 20-25 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहां से भी आप 5-7 प्रश्न एटलस से देख सकते हैं। तो एटलस से केवल 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और पूछे जाते हैं हम वहां से पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे टेबल पर एटलस होना चाहिए। कुछ मैगजीन जैसे योजना, कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण जैसे कॉम्पिटिटिव मैगजीन है, या आप जो मैगजीन पढ़ें तो उस तरह के मैगजीन हम देख सकते हैं। एक नेशनल डेली हम डेली देखें, जैसे जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान यहाँ पर मिलते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक आप बराबर देखते रहें, और एक उत्कृष्ट मटेरियल आपके टेबल पर हो, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी कि उत्कृष्ट मटेरियल, और इसके लिए आप आचार्य इसका मटेरियल भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 9वां बिंदु हमारी रणनीति का था, और 10वां बिंदु यह है कि प्रश्नों का अभ्यास करें। आप जिस भी यूनिट को पढ़ें उस यूनिट से पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रांतीय सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में, उन प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर करें। इससे लाभ यह होगा कि भूल सुधार पद्धति के माध्यम से आपकी गलती शून्य स्तर तक पहुंच जाएगी, और पाठ्यक्रम के रिवीजन करने का मौका आपको बार बार मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी व्यवस्थित और सुदृढ़ होती जाएगी, जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुँचा देगी। मित्रों, रणनीति के संदर्भ में आज से यही मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो वीडियो है वो शीघ्र अतिशीघ्र विषय वस्तु से भी जुड़े हुए आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।